हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने क्लास प्लस के एप्लीकेशन के साथ साथ एपेक्स पर भी एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। जितने ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमने बता ही दिया है कि आप लोग किस तरीके से नए एप्लीकेशन पे आएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और यूट्यूब पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को भी मैं बताना चाहूँगी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इस एप्लीकेशन का लिंक दिया है। आप एप्लीकेशन का डाउनलोड करिए और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से रिलेटेड, कोर्सेज को देखने से रिलेटेड, तो यहीं पर हम आपको डिस्क्रिप्शन में ही नंबर दिया हुआ है। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। तो हमारे ज़्यादातर कोर्सेस, आपका जो लाइव कोर्स है वो इसी पर चल रहा है। जितने भी हमारे क्लास प्लस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि एपेक्स पे आप लोग शिफ्ट कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ नए कोर्स भी लॉन्च किए हैं। आजकल बच्चा डिस्क्रिप्टिव या बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, ये डिटेल उसकी तैयार है और वो चाहता है कि एमसीक्यू के थ्रू हमारा जो भी एग्ज़ाम का पेपर, जैसे कॉलेज लाइब्रेरियन अभी वैकेंसी आ रही है, इसके अलावा सेकंड और थर्ड ग्रेड वैकेंसी भी आ रही है। DSSB का आपको पता ही है कि 7 जुलाई को एग्ज़ाम तय है। MP में सेट एग्ज़ाम है, उसका भी आपको पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो कुछ MCQs बैच भी हमने लॉन्च किए हैं जो आपको स्मार्ट स्टडी कराएंगे। बच्चों को अगर मान लीजिए कोई जॉब में है या ऑलरेडी किसी और काम में एंगेज है, वो चाहता है कि स्मार्ट स्टडी करके वो चाहता है कि मैं क्लियर कर पाऊँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लंबी चौड़ी थ्योरी पढूं। देखिए, जब आपने थ्योरी पढ़ ली तो आप डैम श्योर हैं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, बट आप बिना पढ़े जा रहे हैं, उससे तो बहुत बेहतर है कि आप अगर MCQ बेस्ड, अगर MCQ आपने तैयार कर लिया तो कभी कभी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। ऐसा मैंने मेरे पिछले 20 साल के अनुभव और लगभग 5 साल के इस अनुभव से मैंने ये देखा कि बच्चे MCQ पढ़कर, जैसे मैंने YouTube पे अगर मान लीजिए 5 मॉक टेस्ट निकाले और मॉक टेस्ट से 50-60 क्वेश्चन आ गए जो हमारे आते ही हैं, तो बच्चा फिर हमें बहुत ही धन्यवाद देता है और बहुत आभारी रहता है कि हमारा उस क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी तैयारी को 1% भी कमी ना रहें, आप लोग थ्योरी पढ़ के भी MCQ बेस्ड बैचेस हैं वो भी तैयार कर सकें। इसके अलावा ही आप एप्लीकेशन पर जाकर देखिएगा, बहुत सारे डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं हम, नए विचार के साथ नए प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं और साथ ही साथ हमने एक नया संकल्प भी लिया है। हम संकल्प कोचिंग गंगानगर है, उसके साथ भी हम लोगों का कई सारे कोर्सेज हैं वो हमने, और दोनों एप्लीकेशन पर होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन पर नहीं होगा। आपको VC ऑनलाइन जो हमारी क्लासेज है, VC LIS क्लासेज, विनीता चौहान लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस क्लासेज है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसा आप सोच रहे हैं, परेशान होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एप्लीकेशन का दिखाया है कि देखिए राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन जो डिस्क्रिप्टिव बैच है, जितने भी विवरणात्मक बैच है, चाहे वो आपका भी क्यों ना हो, उसमें ये वीडियो MCQ बैच आएगा ही आएगा। वीडियो वाला MCQ बैच मतलब आप क्वेश्चन हम करा रहे हैं प्लस उसका वीडियो सॉल्यूशन भी करा रहे हैं। आप लोगों को तो हम लाइव ही करा रहे हैं, बाकी कॉलेज लाइब्रेरियन बाकी बच्चे हैं उनका भी ये आएगा ही आएगा। ये सारे कोर्सेज की डिटेल के लिए आप एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, ये हमारा कल ही लॉन्च किया हमने कॉलेज लाइब्रेरियन का MCQ बैच, सिर्फ MCQ है इसमें। ये आप लोगों का लाइव कोर्सेज चल ही रहा है, सभी में लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होगी और धीरे धीरे हम इसी तरह से कुछ और नए कॉन्सेप्ट लेकर भी आएंगे। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो कोलन क्लासिफिकेशन का परिचय है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि 3 दिन से हमारी क्लास ना केवल मेरे YouTube चैनल बल्कि संकल्प पे भी आ रही है, तो बच्चे ये बार बार मैसेज करके कंफ्यूजन में थे कि कोर्सेज कहाँ देखें, वो इधर जाएं कि उधर जाएं। तो मैं आपको बता दूं, दोनों प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप विनीता चौहान LIS से जुड़े हुए हैं तो आपको यहीं पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और सारी डिटेल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन का भी नंबर दिया है, वहाँ से और कोई भी समस्या आ रही है आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप संपर्क कर सकते हैं।
या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो आपको हम ज़्यादा 24 आवर्स तो व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल होगा, वरना ऑफिस आवर्स में आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी जो क्लासेस हमारी चल रही है उसको हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको क्या पढ़ा रही थी बच्चों? अभी हमने कोलन क्लासिफिकेशन का परिचय पढ़ा और कोलन क्लासिफिकेशन के परिचय के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया कि सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन का अगर आप इंट्रोडक्शन देखते हो तो इंट्रोडक्शन से आपको पूरी सीसी, चाहे आप किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, हम आपको पूरे का पूरा क्वेश्चंस बेस्ड। तो हमने अभी कोलन का ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेकंड पार्ट, और आज हमारा चल रहा है कोलन के परिचय का अंतिम और थर्ड पार्ट। इससे आपकी पूरी कोलन से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो 100% क्लियर होंगे। और क्लियर होंगे कि नहीं, ये हमारा अपकमिंग जो संडे को एग्ज़ाम होने वाला है उससे आप खुद जांच लेंगे कि आपको कितना समझ आया और कितना आप लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं या उससे जुड़ पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो क्लास चल रही है। अगर आपको इससे पहले वाली क्लासेस समझनी है तो इससे पहले वाली क्लासेस को आपको 2 वीडियो हो चुके हैं हमारे, उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये है कोलन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर पहला चैप्टर कौन सा था बच्चों? फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बुक नंबर, और नाम है उसका चैप्टर नंबर 2। फिर दोबारा क्या पढ़ाया था? मेन क्लास। मेन क्लास के बाद क्या था? कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट के बाद टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट के बाद स्पेस आइसोलेट। स्पेस के बाद लैंग्वेज आइसोलेट। लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर कौन सा है? 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। अगर आपने एक चैप्टर और समझ लिया तो आप समझिए कि कोलन पे जो प्रैक्टिकल में जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी क्लियर हो गई। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है फेज रिलेशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं दशा संबंध। हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। ये हमारी क्लास 3 है सीसी के परिचय की, सीसी का परिचय, और हम आज पढ़ने वाले हैं दशा संबंध, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फेज रिलेशन। ओके, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फेज रिलेशन, दशा संबंध। देखिए बच्चों, आपकी कोई भी किताब है, भारतीय इतिहास की है, भारतीय भूगोल की है, केमिस्ट्री है, क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिक्स है, तो क्लियर है कि मैथमेटिक्स की किताब मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री की मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री में इन क्लास में, और इसी प्रकार फिजिक्स या लाइब्रेरी साइंस की किताब लाइब्रेरी साइंस में जाएगी और उसी अलमारी में हम रखेंगे। यहाँ हम किताबों को नंबर देंगे, तभी तो उन नंबरों के आधार पे किताबों को अरेंज करेंगे, तभी तो हर बच्चे को मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या लाइब्रेरी साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक मिलेगी। अब समस्या ये हो रही है कि ज्ञान जगत अथाह है, अपरिमित है, असीमित है और लगातार बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक विषय के साथ दूसरे विषय के विद्वान या विषय विशेषज्ञ रिसर्च कर रहे हैं और 2 विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण कर रहे हैं। अब मेरे सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई, बायो केमिस्ट्री की किताब को मैं बायोलॉजी वाली अलमारी में रखूं या केमिस्ट्री में। अगर मैं केमिस्ट्री में रख देती हूँ तो सी, और बायोलॉजी में रखती हूँ तो जी। मेरे सामने ये समस्या हो गई कि मैं इसको जी में रखूँ या ई में रखूँ। बीच में इतनी सारी अलमारियाँ आ रही है, इतने सारे आपके सी के बाद में डी, ई, एफ, तब जी आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर मैंने इसको बायोलॉजी में रख दी तो केमिस्ट्री वाला बच्चा नहीं ढूंढ पाए, या केमिस्ट्री में रख दी तो बायोलॉजी वाला बच्चा नहीं ढूंढ पाए। तो रंगनाथन ने इस समस्या का बहुत गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने कहा ये किताब 2 विषय के बच्चों के लिए उपयोगी है। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ओनली बायोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर बायो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए, और बायो फिजिक्स है तो फिजिक्स वालों के लिए भी उपयोगी है। तो अब उन्होंने इसके लिए क्या किया, जब एक किताब के अंतर्गत
दो विषयों की सूचनाएं इस प्रकार से दी गई है कि उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी या फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग करना संभव नहीं है, तो आपस में संबंधित सूचनाओं को जानकारी देने वाली बुक्स है वो कहलाती है दशा संबंध। एक बुक में दो विषय हैं और दोनों की सूचनाएं इस प्रकार से दी गई है कि दोनों को अलग करना संभव नहीं है कि 15 चैप्टर हैं बायोलॉजी के और 15 हैं केमिस्ट्री के, तो बायोकेमिस्ट्री में अलग अलग कर दूं। तब हमने रंगनाथन ने इसके लिए प्रावधान किया दशा संबंध का। जोन का जो उपयुक्त क्रम है उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? स्मॉल ए से। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कितना ज़्यादा सटीक, और गणितज्ञ थे तो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। किसी भी लाइब्रेरी में आप जा रहे हो, मैं जा रही हूँ, आप जा रहे हो, कोई भी जा रहा, आपको लाइब्रेरी में आने से पहले अगर ये पता लग जाए कि यहाँ कौन कौन सी ग्रंथें हैं, उनकी सूची आपको मिल जाए, तो वो यूज़फुल है कि नहीं हमारे लिए। सबसे पहले क्या आया? स्मॉल ए बिब्लियोग्राफी, यानी उन्होंने मंडल के जोन के उपयुक्त क्रम में पहले क्या रखा है? स्मॉल ए, फिर क्या रखा? जीरो। जीरो मतलब एक नहीं दो विषय की किताबें, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी, दो विषय की किताबें। मतलब जो एक विषय से संबंधित ही नहीं है वो पहले ही देख लें आगे बच्चे। उसके बाद क्या है आपका? वन यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। जब आपने सबसे पहले लिस्ट से देख ली, उसके बाद वो किताबें जो एक दूसरे में आपस में संबंधित सूचनाएं, उसके बाद यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी साइंस आदि बुक्स आ गई, उसके बाद शुरू हुआ आपका नेचुरल साइंस। तो शुरुआत होनी भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि किताबों को वर्गीकृत करने के लिए लाइब्रेरी साइंस आना चाहिए, तो लाइब्रेरी साइंस को पहले रख दिया उन्होंने। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जिसमें कोई विषय नहीं है, बहुत सारे विषय, हम इस ज्ञान जगत को मान लें तो वन को उन्होंने पहले, तो सबसे पहले उन्होंने रखा स्मॉल ए, उसके बाद रखा फेज रिलेशन, उसके बाद रखा 1 से लेके 9 तक नए उभरते विषय, उसके बाद रखा कैपिटल ए से लेके जेड। अब देखो बच्चों, बाद में सबसे बाद में रखा कोष्ठक मंडल, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। सबसे लास्ट में कोष्ठक मंडल, सबसे लास्ट में कॉन्फ्रेंस टेक्निक, रिसर्च टेक्निक्स। जब आप लाइब्रेरी को समझ लोगे, जब क्लासिफिकेशन को समझ लोगे, कैटेलॉगिंग को समझ लोगे, तभी तो उसका मैनेजमेंट कर पाओगे, तभी तो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर पाओगे, तभी तो रिसर्च कर पाओगे, तभी तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक कर पाओगे। तो यहाँ से शुरू, यहाँ मान लीजिए स्मॉल ए बिब्लियोग्राफी और उधर लाइब्रेरी का, इंस्टीट्यूशंस का, सभी का मैनेजमेंट या कॉन्फ्रेंस टेक्निक या स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इस प्रकार से उन्होंने अपनी वर्गीकरण पद्धति में, ये 2.4 पेज है एक्चुअल में आपकी लाइब्रेरी का अरेंजमेंट है, समझ रहे हो? जो नंबर दोगे उसी हिसाब से लाइब्रेरी की किताबों को जमाओगे, तो जमाओगे तभी आपको सहायक अनुक्रम में किताबें मिलेंगी, जमाओगे तभी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 5 सूत्रों का पालन होगा। तो रंगनाथन ने बखूबे इसको समझा, एक दार्शनिक, एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट की भूमिका अदा की, और इस प्रकार से उन्होंने ये इस प्रकार से मंडल के 5 क्रम बताए। और मैं आपको जो बताने वाली हूँ दैट इज दशा संबंध या फेज रिलेशन, एक नहीं दो विषय की किताबें हैं। ये दशा संबंध है, इसकी शुरुआत हुई है कौन से एडिशन से, कौन से संस्करण से हुई है? 5वें संस्करण से, क्योंकि 0 और ए 5वें संस्करण में आए। 5वें संस्करण में रंगनाथन ने क्या कहा? ऐसी किताबें आई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना, लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन, या हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो उन्होंने कहा हिस्ट्री का बच्चा भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी इसको आगे ही रख दो। पहले 2 विषयों की किताबें, हिस्ट्री वाले भी देख लेंगे, ज्योग्राफी वाले भी, ना तो हमें यू ज्योग्राफी तक जाए ना वो वी हिस्ट्री तक जाए, ठीक है। अब थोड़े समय बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही किताबें नहीं, इंडियन हिस्ट्री एंड अमेरिकन हिस्ट्री की किताब आने लगी। समझ रहे हो? इंडिया का इतिहास या राजस्थान का इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास, या राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का इतिहास, या मुगल का या मराठों का इतिहास। अब मुगल भी पर्सनालिटी और मराठे भी पर्सनालिटी। अगर हम वी हिस्ट्री में जाते हैं तो इंडिया भी पी में है और अमेरिका भी पी में है। तो 2 पक्षों की जब 2 मेन क्लास से बात नहीं चली तो उन्होंने 6ठे एडिशन में दूसरा फेज रिलेशन की टेबल बनाई, और वो दूसरे फेज रिलेशन की टेबल क्या थी बच्चों?
दूसरे पहला ये है दो मेन सब्जेक्ट के बीच। अगर आपके पास कोई ऐसी किताब आई है जिसमें 2.4 टेबल में दिए गए दो विषय हैं, 2.4 पेज में दिए गए 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये यूज़ करोगे। और दोनों सब्जेक्ट के बीच जनरल रिलेशन है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायस है फिजिक्स फॉर केमिस्ट्री। जब भी फॉर आ गया तो मतलब वो बायस है। बायस मतलब झुकाव, झुकाव मतलब फिजिक्स का झुकाव है, फिजिक्स फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लोगों का झुकाव है फिजिक्स पर। कंपैरिजन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आप लगाओगे सी, डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आप लगाओगे डी, और फिजिक्स इन्फ्लुएंसिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स प्रभावित कर रही है किसको? केमिस्ट्री वाले बच्चों को। लाइब्रेरी साइंस इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रभावित कर रहा है बीएड वाले बच्चों को। बीएड वाले बच्चे अभी लाइब्रेरी साइंस के प्रति भी उनका झुकाव हो रहा है। सो अगर मान लीजिए इस तरीके से है, तब आपका दो मेन सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे? ये वाली टेबल यूज करोगे। ध्यान से देखना, 2.4 पेज में दिए गए कोई भी सब्जेक्ट के बीच किताब ऐसी है जिसमें 2.4 में नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज या नए उभरते विषय या आपके डिस्टिलेशन से बने हुए विषय हैं, तो आप ये वाली टेबल यूज करोगे। अगर मान लीजिए 2.4 पेज में दिए गए विषयों से आगे बढ़ते हैं हम, अगर जनरल या बिब्लियोग्राफी एंड लाइब्रेरी साइंस है तो आप टेबल ए बी सी डी जी यूज करोगे। लेकिन हमारे पास किताब आई है जनरल या बिब्लियोग्राफी, यहाँ ग्रंथ सूची है, ग्रंथ सूची में टैबलेट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, समझ रहे हो? ग्रंथ सूची है, ओल्ड ग्रंथ सूची और करेंट ग्रंथ सूची, पुरानी और नए ग्रंथों की सूची। यहाँ मैंने ओल्ड भी रखी और मेरे पास एक ऐसी किताब आई है जिसमें पुराने और नए लाइब्रेरी साइंस के ग्रंथों की सूची है, ओल्ड एंड करंट बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब मेरे पास ये भी पर्सनालिटी में, ओल्ड भी और ये भी पर्सनालिटी में, तो मैं ये वाली टेबल यूज़ करूँगी क्योंकि हम विषय से आगे बढ़ के हम पक्षों में चले गए हैं। ये छठे एडिशन में आया, तो अगर मेरे पास आ रही है ओल्ड एंड करंट बिब्लियोग्राफी तो मैं लगाऊंगी जे। अगर मेरे पास किताब आ रही है ओल्ड बिब्लियोग्राफी फॉर करंट लाइब्रेरियंस या ओल्ड बिब्लियोग्राफी फॉर एंड करंट बिब्लियोग्राफी या ओल्ड बिब्लियोग्राफी फॉर लाइब्रेरियंस, करंट लाइब्रेरियंस या रिसेंट लाइब्रेरियंस, तो ओल्ड और करंट है, बायस है, झुकाव है, तो हम के लगाएंगे। कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बिब्लियोग्राफी तो एम लगाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बिब्लियोग्राफी तो एन लगाएंगे, और ओल्ड बिब्लियोग्राफी इन्फ्लुएंसिंग न्यू बिब्लियोग्राफी तो हम एन लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी मेन क्लास दो विषयों के बीच रिलेशन है तो आप टेबल लगाओगे इंटरफेज रिलेशन। अगर दो पक्षों के बीच है तो इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, दो पंक्तियों के बीच है तो आप करोगे इंट्रा एरे फेज रिलेशन। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि एक किताब में दो विषय हैं, दो मेन सब्जेक्ट हैं तो इंटरफेस रिलेशन, दो फैसेट्स हैं तो इंट्रा फैसेट, और दो एरे हैं तो इंट्रा एरे फेज रिलेशन का आप टेबल यूज करोगे। इस प्रकार से हम इस किताब का नंबर देंगे और एक अलग अलमारी में जो अलमारी होगी अपनी बिब्लियोग्राफी के बाद। बिब्लियोग्राफी की किताबें रखी, बिब्लियोग्राफी ये है। बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत जैसे टैबलेट में है आपकी बिब्लियोग्राफी, उसको पहले रख दो, टैब हैं, या मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बिब्लियोग्राफी है, हस्तलिखित ग्रंथों की है, साउंड बुक है, प्रिंटेड बुक है, वो सब चीज़ें हम रख लेंगे। और उसके बाद हम रखेंगे आपकी फेज रिलेशन, पहले ये और उसके बाद जो एक किताब नहीं, एक किताब में एक विषय नहीं, दो विषय हैं तो ये वाली किताबें आएंगी। क्लियर है? चलिए लिखिए, ज्ञान जगत के बढ़ते स्वरूप के कारण, ज्ञान जगत के बढ़ते स्वरूप के कारण, ज्ञान जगत के जगत के बढ़ते स्वरूप के कारण ऐसी विषय की पुस्तकें आने लगी, ऐसी पुस्तकें आने लगी, विषय ने मत लिखिए,
ऐसी पुस्तकें आने लगी जिसमें एक नहीं दो मुख्य विषयों जिसमें एक नहीं दो मुख्य विषयों ऐसी पुस्तकें आने लगी जिसमें एक नहीं दो मुख्य विषयों अथवा उनके पक्षों या पंक्तियों की सूचनाएं दी गई होती थी। अथवा उनके पक्षों या पंक्तियों की सूचनाएं दी गई होती थी। उनके पक्षों या पंक्तियों की सूचनाएं दी गई होती थी। इसके लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दशा संबंध का प्रावधान किया। इसके लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दशा संबंध का प्रावधान किया अर्थात ऐसी पुस्तकों को किसी एक विषय में ना रखकर अलग से व्यवस्थित किया जाने लगा। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने यह देखा या डॉक्टर रंगनाथन ने अपने अनुभव के आधार पर यह देखा कि दो विषयों की सूचनाएं पांच प्रकार से दी जा सकती है। दो विषयों की सूचनाएं पांच प्रकार से दी जा सकती है। ठीक है। इसी प्रकार दो पक्षों व पंक्तियों को भी पांच प्रकार से किसी पुस्तक में वर्णित किया जा सकता है। पांच प्रकार से किसी पुस्तक में वर्णित किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो रही है कि ये पक्ष क्या है और पंक्ति क्या है। हो रही है ना आपके सामने भी कि ये वाली टेबल कब यूज़ करेंगे और ये वाली टेबल कब यूज़ करेंगे। पहली चीज़, आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ये टेबल आपको पूरी याद करनी है। इस टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, अगर मान लीजिए इंटर सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इंटर सब्जेक्ट, दिस वन इज कॉल्ड इंटर सब्जेक्ट। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, यह है इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, ये इंट्रा एरे, ये इंटर है नॉट इंट्रा। आपसे पूछ लिया जाता है इंटर सब्जेक्ट जनरल फेज रिलेशन के लिए कौन सा योजक चिन्ह है। ए और दशा संबंध को किससे जोड़ा जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, 0A, है ना। और आपका ये पूछ लिया जाता है इंट्रा फैसेट जनरल फेज रिलेशन के लिए कौन सा योजक चिन्ह यूज किया जाएगा, जे भी हो सकता है और 0J भी हो सकता है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि
और आपका इंट्रा एरे इन्फ्लुएंसिंग फेज रिलेशन के लिए कौन सा योजक चिन्ह यूज किया जाएगा? ये क्या है? इंट्रा एरे। और ये क्या है? आपको ये पूरी टेबल याद करनी है हर बार एग्जाम में, चाहे वो एनटीए यूजीसी नेट हो या सेट हो या केवीएस एनवीएस, कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ज़्यादातर पूछा जाता है जनरल वाला, जे टी और ए, यही पूछे जाता है, नीचे तक हम नहीं जाते। तो आपको ये टेबल तो लिखनी ही लिखनी है एज इट इज़, जैसे मैंने लिखा है, प्लस इसको याद करना है। कल हम आते ही इसका ओरल टेस्ट लेंगे, जाकि आपका ये टेबल आपको याद है कि नहीं वो मैं देख पाऊँ। अब पहले आप इस टेबल को उतार लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारना है उतार लीजिए। इसी प्रकार बच्चों कॉमन आइसोलेट वाली टेबल भी आपको याद करनी है। दिख नहीं रही है, नाइट मोड पे लाना पड़ेगा इसको। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना आप लोग। लिख लिया बच्चों? अब इसका कैसे कैसे यूज होगा वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? किसने नहीं लिखा है अभी? सारी बताऊंगी ना अभी मैं। अभी मैं बताऊंगी सारा। चलिए बच्चों, अब देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके कितने स्तन है फेज रिलेशन के? पहला है दो मेन क्लास, दूसरा है दो पक्ष और तीसरा है दो पंक्तियां, और जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए अगर हमारे पास किताब आई है, हम कर लेते हैं इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। पहला जो है अपना इंटर सब्जेक्ट
फेज रिलेशन, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। कौन से दो सब्जेक्ट ले लें, कौन से दो ले लें बताओ? ई और जी। ई क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अपने पास किताब आई है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री मेन क्लास कौन सी है बच्चों? ई। और बायोलॉजी मेन क्लास है जी। नंबर क्या बनाओगे आप? टेबल पहले वाली यूज करोगे, कौन सी वाली? इंटर सब्जेक्ट वाली। और इंटर सब्जेक्ट में क्या है? जनरल फेज रिलेशन के लिए स्मॉल ए, बी, सी, डी, जी। आप क्या नंबर बनाओगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए? ई, 0, ए, जी। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे को तो बायोलॉजी में रखनी है, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या बायोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है। अब उसमें किताब आ गई है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो मैं क्या करूँगी? जी को आगे और ई को पहले कर दूंगी, यानी मेरी किताब पहले बायोलॉजी वाले उसमें आ जाएगी, मेन उसमें। अब अगर मान लीजिए मेरे पास किताब आ रही है, बी यानी बायस। बी यानी बायस फेज रिलेशन है। बायस मान ली केमिस्ट्री फॉर बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट्री फॉर बायोलॉजिस्ट या केमिस्ट्री फॉर बायोलॉजी पीपल। कौन पढ़ेगा इसको बताओ ये बच्चों? बायोलॉजिस्ट, यानी बायोलॉजिस्ट ही पढ़ेंगे। बायोलॉजिस्ट मेन क्लास कौन सी है मेरी? जी। जी मेन क्लास है बायोलॉजी की, तो हम क्या बना देंगे? जी, 0, बी, ई, है ना? मेन क्लास है बायोलॉजी जी और ये है ई। दोबारा लिखने की जरूरत क्या है बात? अब मेरे पास किताब आ गई कंपैरिजन बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कंपैरिजन बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या नंबर बनाओगे बच्चों? कंपैरिजन बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर से हम लिखेंगे ई, 0, सी, जी। इसको पलट पलट कर सकते हो आप, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आपको मन कर रहा है बायोलॉजी में रखना है तो बायोलॉजी में रखिए, अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में रखना है तो वहाँ भी आप रख सकते हो। अगर आता है डिफरेंस, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है कंपैरिजन, चौथा अगर हमारे पास किताब आई है डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या नंबर बनाओगे बच्चों? ई, 0, डी, जी। अब हमारे पास लास्ट में है जी यानी कि इन्फ्लुएंसिंग। क्या लिखेंगे हम? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्फ्लुएंसिंग केमिस्ट्री, इन्फ्लुएंसिंग बायोलॉजिस्ट। केमिस्ट्री प्रभावित कर रही है बायोलॉजिस्ट को या बायोलॉजी सब्जेक्ट के व्यक्तियों को। कौन पढ़ेगा? बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो हम किसको ले आएंगे? पहले हम ले आएंगे जी को, फिर लगाएंगे 0, जी, फिर लगाएंगे ई। अब ये किताब कौन सी अलमारी में रखोगे आप? केमिस्ट्री में। ये किस में रखोगे? ये किस में रखोगे? ये किस में रखोगे? और ये किस में रखोगे? यहाँ पर ये देखना है कि किस बच्चे के लिए उपयोगी है। अगर वो केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री में, अगर वो लग रहा है बायोलॉजी के लिए तो बायोलॉजी में। तो ऐसी किताबें जिनमें 2 विषय हैं और दोनों विषयों को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है, तो उसके लिए दशा संबंध यानी सूचनाएं आपस में एक दूसरे विषय को संबंधित करके लिखी गई है, तो उसके लिए यूज करते हैं दशा संबंध। अब अगर यहाँ केमिस्ट्री में ध्यान से देखिएगा, अगर केमिस्ट्री में हमारे पास आ रही है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नंबर मान लीजिए 1 है और इनऑर्गेनिक का नंबर है 2। तो केमिस्ट्री हमारी ई
केमिस्ट्री है E और ये है 2। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दिस वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम दो सब्जेक्ट के बजाय अब किस पे उतर गए हैं? दो पक्षों पर। समझ आ रही है बात? दो पक्षों पर। जैसे ही हम दो पक्षों पर आएंगे तो हम कौन सी वाली टेबल यूज करेंगे? ये वाली, क्योंकि ये किसके लिए है? दो पक्षों के लिए। इसी प्रकार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट आते ही फिर हम यूज करेंगे इंट्रा एरे वाली फेज रिलेशन केमिस्ट्री। हम निकाल ही लेते हैं समझाने के लिए कि कब आप दूसरी वाली टेबल यूज करोगे और कब आप तीसरी वाली टेबल यूज करोगे। डी ई, C and D and E, ये आ गया आपका केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग, मेन क्लास इंजीनियरिंग, एंड ये है आपकी, दिस वन इज ऑल्सो इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड ये भी इंजीनियरिंग, और ये है आपका केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नंबर है 1, तो अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का नंबर 2 है, यहाँ 1 ही चल रहा है अभी, ऑर्गेनिक का नंबर 2 है, मैं दिखा देती हूँ, 111 चल रहा है, ये है इनऑर्गेनिक, ये लिखा हुआ ना बेसिक ऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तब तो हमने लगा दिया बीच वाली टेबल। लेकिन अगर मान लीजिए हीलियम और नियॉन, या आपका अगर मान लीजिए हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, किताब आई है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, तो पहला वाला जो एक ही पक्ष के दो, अगर मान लीजिए नंबर हैं, एक पक्ष के दो पंक्तियां हैं, तो आप यूज करोगे बीच वाली टेबल, और दो पक्ष हैं तो बीच वाली टेबल, लेकिन पंक्तियां, अगर आपके पास किताब आई है सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कंपैरिजन बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम, डिफरेंस बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम, या सोडियम इन्फ्लुएंसिंग पोटेशियम, या सोडियम फॉर पोटेशियम, तब आप यूज करोगे ये वाली टेबल। कौन सी वाली टेबल? इंट्रा एरे वाली। समझ आ गया अंतर समझ आ गया? अगर मेन क्लास है तो पहले वाली टेबल, पक्ष है तो दूसरे वाली टेबल, पंक्तियां हैं तो तीसरे वाली टेबल। अब आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पक्ष कब है और पंक्ति कब है। 1 से लेके 9 है तो पक्ष है, 11 से 19 है तो पंक्ति, 111 से 119 तो भी पंक्ति, 1111 से 1119 तो भी पंक्ति। पक्ष के बाद पंक्तियां ही बताइए रंगनाथन ने। मेन क्लास के बाद फिर क्या विभाजन किए? पक्षों को किस में बांटा है? आइसोलेट में। आइसोलेट को किस में बांटा है? सब आइसोलेट में, एंड सब आइसोलेट इज ऑल्सो कॉल्ड एरे और पंक्ति। क्लियर है? तब हम यूज करते हैं आपका ये वाली टेबल। अब आपका, चलिए हम फेज रिलेशन दशा संबंध, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसी प्रकार से दूसरा तीसरा ये एग्जाम्पल। अब आपको टेबल आपने लिख ली है बच्चों? टेबल लिख ली है सभी ने? ये एग्जाम्पल लिखना है, लिखो फटाफट, लिखिए एग्जाम्पल जिसको भी लिखना है। बाकी दो अपने आप बनाना, बाकी दो एग्जाम्पल आप अपने आप बनाना। कौन से दो बनाओगे? कोलन नहीं है तो आप ऑनलाइन ले लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे अपलोड करके ड्राइव पे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो कोलन। %36 मार्क्स चाहिए भाई पास होने के लिए।
एक बच्चा पूछ रहा है प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 36%। MLIS स्टूडेंट्स की तो स्वाति, MLIS स्टूडेंट्स का थ्योरी है सिर्फ, देयर इज नो प्रैक्टिकल इन MLIS। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं फेज रिलेशन पे? अगर मैं पेपर बनाऊं कितने क्वेश्चन बना सकती हूँ बताओ? 50 या 100? पंद्रह तो वही बन गए टेबल से ही, 15 तो टेबल के ही बन गए, और बाकी करके 50 तो बन ही जाएंगे आराम से। कब कब आया फेज रिलेशन? इंट्रा फैसेट का कब यूज़ करते हैं? इंट्रा एरे कब होता है? मेन क्लासेस में कब यूज़ किया जाता है? कोई एग्जाम्पल देके पूछ लिया कि ये किसका उदाहरण है? अगर आपसे पूछ लिया E0AG, बताइए ये किस प्रकार का दशा संबंध है, तो भी तो आंसर वही होगा। कौन सा है? इंटर सब्जेक्ट जनरल फेज रिलेशन। यही बात है ना, इसको उल्टा करके भी तो पूछ सकते हैं। इंटर सब्जेक्ट जनरल फेज रिलेशन का उदाहरण है, या दशा संबंध के लिए किस योजक चिन्ह का यूज किया जाता है? जीरो इज ऑल्सो जीरो प्लस इंडो अरेबिक, इंडो अरेबिक प्लस रोमन स्मॉल। ये क्या है? इंडो अरेबिक है, दिस वन इज इंडो अरेबिक, और ये क्या है? रोमन स्मॉल। किन दो योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? इंडो अरेबिक भी है और रोमन स्मॉल भी है। जीरो के साथ रोमन स्मॉल, ये भी पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो प्रश्न कुछ भी पूछे आंसर आप जवाब दोगे। ये तब होता है जब हमने खाली प्रश्न पढ़ा और उत्तर याद किया, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर ना हो। आगे चले बच्चों, अब हम आते हैं अपने ये कोलन क्लासिफिकेशन के, जो मैंने बताया था आपको कि 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, टोटल 7 हैं, क्योंकि 2 नंबर है 2 बार है। कौन कौन से चैप्टर के लिए 2 है? बुक नंबर के लिए भी 2 है, कॉमन आइसोलेट के लिए भी 2 है, तो टोटल चैप्टर कितने हो गए बच्चों? ये 7 हो गए चैप्टर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट में, किस तरीके से विषयों को बताया गया है, पक्ष परिसूत्र क्या होता है, नंबर कैसे बनाते हैं, PMEST कैसे जोड़ते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बताने वाली हूँ। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहली जो मेन क्लास है वो कौन सी है? सबसे पहली मेन क्लास, सबसे पहली मेन क्लास कौन सी है बताओ? है जनरलिया बिब्लियोग्राफी तो है। फर्स्ट मेन क्लास है आपकी जनरलिया बिब्लियोग्राफी। ये जब 5 चैप्टर आ गए उसके बाद है ये हमारी ये कॉमन आइसोलेट। ये देखिए सही खुला है, ये वाली टेबल भी आपको याद करनी है बच्चों। कॉमन आइसोलेट की पहले वाली टेबल, डिक्शनरी का नंबर कितना है, सीरियल का नंबर स्मॉल है, ये पूछा गया है एग्जाम में। बिब्लियोग्राफी का नंबर स्मॉल ए है, ये पूछा गया है। हिस्ट्री स्मॉल वी है, ये भी पूछा गया है। और ये और लिख लीजिए स्मॉल y7 है, वो क्या है? क्या दिख रहा है बच्चों आपको? स्मॉल y7 किसका नंबर बनेगा इसमें? स्मॉल y7 ये क्या है? प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी, और जीवनी का नंबर वैसे स्मॉल w है। जीवनी का नंबर है वो है स्मॉल w, बायोग्राफी स्मॉल w है। आपकी और हमारी बायोग्राफी किस में जाएगी? स्मॉल w में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी किस में जाएगी?
स्मॉल y7, महात्मा गांधी की बायोग्राफी किस में जाएगी? स्मॉल y7। ये लिख लीजिए, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी को इंपॉर्टेंट करके ऊपर रजिस्टर में ऊपर करके लिखिए, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी को, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी को फेमस पर्सनालिटीज को, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी को स्मॉल y7, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी को स्मॉल y7 केस स्टडी में रखा जाता है। स्मॉल y7 केस स्टडी में रखा जाता है। स्मॉल w बायोग्राफी में नहीं, स्मॉल w बायोग्राफी में नहीं। प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी को स्मॉल y7 केस स्टडी में रखा जाता है। स्मॉल w बायोग्राफी में नहीं। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब की जो जीवनी है वो इसमें बनती है स्मॉल y7 में। आगे चलें बच्चों। अब ये हमारा कॉमन आइसोलेट खत्म, उसके बाद स्पेस आइसोलेट इज ऑल्सो फिनिश, टाइम आइसोलेट, यहां से शुरू हो गई हमारी मेन क्लासेस। ये हमारी मेन क्लास, पहली मेन क्लास है जनरल या बिब्लियोग्राफी। आप देखिए बच्चों, एक मेन क्लास ये दिख रही है आपको जनरल या बिब्लियोग्राफी, और जनरल या बिब्लियोग्राफी में ये दिख रहा है आपको पक्ष परिसूत्र। ये क्या है? पक्ष परिसूत्र। P है, P2 है, P3 है और P4 है। ठीक है, अब किस तरह से आप नंबर बनाते हो? यहाँ पर नंबर दिया है पर्सनालिटी, P में जो दिए हैं वो सारे P में दिए गए हैं। मतलब मेन क्लास के साथ टैबलेट अगर लगेगा तो स्मॉल a 11, मैन्यूस्क्रिप्ट आपसे पूछा तो स्मॉल a 12, अगर आपसे मैप पूछ लिया तो स्मॉल a 17, इसी प्रकार से बुक पूछ लिया तो स्मॉल a 43। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया कि किसने प्रकाशित किए, उसके आधार पर ये पूरा का पूरा पर्सनैलिटी, ओल्ड बिब्लियोग्राफी, न्यू बिब्लियोग्राफी। अगर हमें लिखना है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस या लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ रेफरेंस बुक, हमारे पास किताब आ गई है लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ रेफरेंस बुक्स। तो लाइब्रेरी साइंस हमारी मेन क्लास कितनी है बच्चों? स्मॉल a। फिर पहले क्या आएगा? रेफरेंस बुक, उसके बाद क्या आएगा? 2, वो क्या है? लाइब्रेरी का कैटलॉग। इस प्रकार से नंबर आप बनाओगे। P3 और P4 वो थ्योरी पार्ट में दी गई है। P3 और P4 ये मैं और लिटरेचर बता दूंगी आपको कि P3 और P4 का, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आता है। अब अगर हम देखें लाइब्रेरी साइंस को, तो लाइब्रेरी साइंस में देखिए पर्सनैलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी दी है। ट्रांस लोकल लाइब्रेरी, वर्ड की लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, बिजनेस लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पर सब्जेक्ट डिवीज़न जो मैं अभी आपको जब एसजी पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो मटेरियल में क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मटेरियल? पदार्थ, लकड़ी, लोहे, धातु आदि की बनी हुई वस्तुएं। और यहाँ की क्या लिखा हुआ है? जनरली या बिब्लियोग्राफी की जो पर्सनालिटी है वो यहाँ बन जाएगी मटेरियल। सेम एज P फॉर जनरल या बिब्लियोग्राफी। अगर जनरल या बिब्लियोग्राफी में किताब का नंबर है 43 और यहाँ पर एकेडमिक लाइब्रेरी का नंबर है 3, तो अगर मैं कह रही हूँ बुक्स इन एकेडमिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइंस 2, एकेडमिक लाइब्रेरी 3 और बुक्स का नंबर है आपका 43। मैप्स इन एकेडमिक लाइब्रेरी 23 सेमीकोलन 17। अब यहाँ मैं अगर कह रही हूँ ये क्या है? लाइब्रेरी, ये क्या है? एकेडमिक, ये क्या है? बुक। अगर मैं कह रही हूँ इनका
क्लासिफिकेशन करना है, एकेडमिक लाइब्रेरी की किताबों का क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन का नंबर कितना दिख रहा है आपको? 51 नंबर है क्लासिफिकेशन का। किसमें दिया है? एनर्जी के लिए योजक चिन्ह कौन सा लगता है? कोलन। तो हम यहाँ लगा देंगे कोलन 51। अगर इंडिया का लगाना है तो .44। 2023 का लगाना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा P23। इस तरीके से आपको नंबर बनाने होते हैं। नंबर बनाने से पहले जितने भी BLIS और DLIS के प्रैक्टिकल स्टूडेंट है, इस फैसेट फॉर्मूले को देख लें। अगर यहाँ पर सारा आपको कुछ नहीं करना, योजक चिन्ह दिया हुआ है, सेमीकोलन तो सेमीकोलन, कोलन तो कोलन, E(2P) डायरेक्ट दिया हुआ है, पूरा लगाएंगे और स्पेस को जोड़ोगे डॉट से और टाइम को किससे जोड़ोगे बच्चों? टाइम के लिए क्या यूज़ करोगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इस प्रकार से नंबर आपके बनते हैं। नंबर बनाना हमसे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 मेन क्लास है जिसका फैसेट फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो आप एक तो लाइब्रेरी साइंस का फैसेट पक्ष परिसूत्र लिख लीजिए। पक्ष परिसूत्र लाइब्रेरी साइंस में बोर्ड पे लिखवा देती हूँ। लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास का फैसेट फॉर्मूला है 2 विद इन ब्रैकेट P सेमी कोलन M कोलन E(2P), ये आगे हम पढ़ेंगे, E(2P) डॉट S सिंगल इन्वर्टेड कॉमा T। S और T किसी भी मेन क्लास में नहीं दिया, अपने आप ही आपको जोड़ना है। इसी प्रकार ओ लिटरेचर मेन क्लास का भी पूछ लिया जाता है। ओ लिटरेचर मेन क्लास, टू लाइब्रेरी साइंस। ओ लिटरेचर मेन क्लास का फॉर्मूला है O विद इन ब्रैकेट P1 जिसको P बोलते हैं, कॉमा P2 P3 कॉमा P4। यानी कॉमा सिर्फ 2 ही जगह आया है और वो 2 कौन सी जगह? P1 और P2 के बीच, P3 और P4 के बीच। और मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी कैसे जुड़ी है? बिना किसी योजक चिन्ह के। ये आपसे पूछ लिया जाता है, बिना किसी योजक चिन्ह के। एंड P2 एंड P3 के बाद बीच कोई नहीं आएगा कहीं भी। स्मॉल ए बिब्लियोग्राफी में भी नहीं था, स्मॉल ए जनरल या बिब्लियोग्राफी में भी नहीं था ये। लिख लिया बच्चों? सभी बच्चों ने लिख लिया। आगे हम पढ़ेंगे ये कैसे E(2P) कैसे बनता है, या P1 P2 P3, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। एक और एल मेडिसिन का भी लिख लीजिए, वो भी फैसेट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। एल मेडिसिन, एल मेडिसिन मेन क्लास, एल विद इन ब्रैकेट P कोलन E(2P) कोलन 2E(3P)। S और T कॉमन है सब में, इसको 1E कर लीजिए और इसको 1P कर लीजिए। क्या है ये, आवर्तन है कि स्तर है?
आवर्तन निश्चित जब पढ़ाऊंगी राउंड्स एंड लेवल सब आपको समझा दूंगी, ये आपको याद करके जाना है एग्जाम में बस। एल मेडिसिन मेन क्लास, 2 लाइब्रेरी साइंस, ओ लिटरेचर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लाइब्रेरी साइंस से भी। लाइब्रेरी साइंस और ओ लिटरेचर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला पूछा जाता है वो ओ लिटरेचर का है, उसको मैं समझा भी दूंगी जब भी हम आगे करेंगे। अभी लिख लिया बच्चों? अभी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, याद भी नहीं हो रहा तो छोड़ देना, ये याद भी तभी होगा जब आपको ये समझ आ जाएगा कि ई का मतलब क्या है, 2E का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये मेन क्लासेस। अब हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, कोलन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको फेज रिलेशन तक चैप्टर पढ़ाए, उसके बाद शुरू हो गई अपनी मेन क्लासेस या मुख्य वर्ग। और मुख्य वर्ग में किस प्रकार आप नाम को नंबर में बदलेंगे वो 1-2 मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, किस प्रकार नाम को नंबर में हम बदलेंगे। अब मेन क्लासेस का आपने देख ही लिया कि वर्णन किस प्रकार से है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है एक इंडेक्स, ये फाइन आर्ट मेन क्लास है। ये सारी मेन क्लासेस में आपको जब भी इसकी विशेषताएं बताऊंगी तो सारी मेन क्लासेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स आ गई है और ये जेड तक मेन क्लास है बच्चों, लास्ट मेन क्लास है वो जेड पे ख़त्म हो रही है। अब जेड के बाद में मेन क्लास जहाँ ख़त्म हो गई है उसके बाद शुरू हो गया अपना इंडेक्स, और इस इंडेक्स का नाम क्या है, इंडेक्स टू शेड्यूल। मेन इंडेक्स कौन सा है कोलन क्लासिफिकेशन का, इंडेक्स टू शेड्यूल। लिखिए लिखिए दूसरे पार्ट में, सेकेंड पार्ट में सभी मुख्य वर्गों को देने के, सभी मुख्य वर्गों के अंत में दूसरे पार्ट में सभी मेन क्लासेस के बाद, सभी मेन क्लासेस के बाद दूसरे पार्ट में सभी मेन क्लासेस या मुख्य वर्गों के बाद सभी मुख्य वर्गों के बाद एक इंडेक्स दिया गया है। सभी मुख्य वर्गों के बाद एक इंडेक्स दिया गया है, एक इंडेक्स दिया गया है जो सीसी का मुख्य इंडेक्स है, जो सीसी का मेन इंडेक्स है। एक इंडेक्स दिया गया है जो सीसी का मेन इंडेक्स है, इससे इंडेक्स टू शेड्यूल कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा गया है। मेन इंडेक्स का नाम क्या है, आप खाली इंडेक्स लिख देते हो, इससे इंडेक्स टू शेड्यूल कहा गया है, यानी कि अनुसूचियों की अनुक्रमणिका, अनुसूचियों की अनुक्रमणिका। हिंदी में भी लिख लेना, अनुसूचियों की अनुक्रमणिका कहा गया है। दिख नहीं रहा? जो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट बताती है उसको रेड से अंडरलाइन कर लिया करो, मतलब एग्जाम टाइम में आप जा रहे हो तो ये जो रेड लाइन कर लिया वो तो पूछना ही पूछना। इंडेक्स ये है, मैंने अगर बोला कि आपसे ये पूछा जाता है फेज रिलेशन में, पहली पूछी जाती है ए जे और टी, तो ए जे और टी को अंडरलाइन कर लो, मतलब ये तो याद करने ही करने हैं। चाहे 10 मिनट का भी टाइम है रिवीजन के लिए तो बाकी नहीं किया, 15 मिनट में तो वो आप कर सकते हो। हम लोग अपने नोट्स हैं वो इतने स्मार्ट नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे बाद में कि आप इसको, मैं बता रही हूँ, एक दिन में पूरा का पूरा कोर्स कवर कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल है। थ्योरी तो है नहीं कि जो रट्टे मारने हैं दोबारा देखोगे और एकदम याद आ जाएगा, देखोगे और एकदम याद आ जाएगा। और उसमें जो मैं जितने भी रेड मार्क्स करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, वो ज़रूर आपको करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही वहीं से हैं। चलिए अब इंडेक्स टू शेड्यूल के बाद बच्चों नेक्स्ट है अपना ये इंडेक्स है मेन, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स है, कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हाउ टू यूज़ दिया हुआ है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है तो मेन क्लास वी में भी दिया है, डब्ल्यू में भी दिया है, एक्स में भी दिया है, जेड में भी दिया है ना। मेन क्लास में
2 में, V में, W में, P2 में दिया है, X मेन क्लास की एनर्जी में है 8 नंबर, Z मेन क्लास की P2 में है 9593, इस तरीके से है। अब हम आते हैं इसके बाद थर्ड इंडेक्स, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों इसका? ये है आपका, शुरू हो गया है हमारा थर्ड पार्ट। डॉक्टर रंगनाथन ने सबसे पहले इस वर्गीकरण पद्धति को प्रयोग करने के नियम बताए। नियम बताने के बाद वर्गीकरण पद्धति का प्रैक्टिकल दे दिया। उसके बाद भी उन्हें लगा कि ये PMAST है या 1P 2P 3P है, इससे भी कुछ ऐसी किताबें हैं लाइब्रेरी में जिनके नंबर नहीं बना पाएंगे बच्चे, क्योंकि बहुत मुश्किल किताब है। जैसे चरक संहिता, अभिज्ञान शाकुंतलम, बना सकते हो आप में से कोई नंबर? आपको समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर रंगनाथन ने दर्शन के, साहित्य के, इतिहास के कुछ ऐसे नंबर देखे जिनके नंबर बनाने बहुत मुश्किल थे, तो उन्होंने खुद इनके नंबर बना के दिए हैं आपको। उन्होंने इनके खुद नंबर बना के दिए हैं। और किस में दिए हैं? पार्ट 3 में। पार्ट 3 का नाम क्या है? पार्ट 3 का नाम है क्लासिक एंड रेयर बुक्स विद स्पेशल नेम्स। डालिए हेडिंग, पार्ट 3 शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स विद स्पेशल नेम। शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स विद स्पेशल नेम्स। क्या बोलेंगे इसमें हिंदी, इसको हिंदी में? क्या लिखेंगे? ये नाम पूछा गया है कई बार, याद करके जाना है। इंग्लिश में याद करना है, हिंदी में नहीं। हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, अगर होगा तो भी। क्लासिक, क्लासिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? है क्लासिक को वर्गीकृत, क्लासिक कहते हैं ना, क्लासिक है मतलब ऐसी बुकें यूनिक है, यूनिक है, पौराणिक बोल सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों तथा स्ववर्गीय ग्रंथों की अनुसूचियां, लेकिन आप इंग्लिश में ही करना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या क्या नंबर दिए हैं रंगनाथन ने। ये देखिए, चरक संहिता है, पतंजलि है, हरिचंद्र कम्युनिटी है, या वेद भाषा है, या वेद भट्ट है। अब देखिए इसका नंबर दिया हुआ है LB x 3,1। तीसरे पार्ट में इतिहास, दर्शन, साहित्य या आयुर्वेद की ऐसी पुस्तकों के बने बनाए नंबर डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने दिए हैं जो बहुत मुश्किल है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोलन वर्गीकरण पद्धति का कौन सा भाग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के समान है? पार्ट 3। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैसी वर्गीकरण पद्धति है? परिगणनात्मक। और ये कैसा है पार्ट? परिगणनात्मक है। आपको कुछ नहीं करना, कॉपी करना और पेस्ट करना है। अगर पूछ लिया जाता है कौन सा पार्ट DDC के अनुसार लगभग परिगणनात्मक है या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के अनुसार परिगणनात्मक है, पूर्णतः परिगणनात्मक है, तो वो आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट का नाम लिख लिया आपने? लिखिए, इस भाग में साहित्य, इस भाग में साहित्य, दर्शन, इस भाग में साहित्य, दर्शन, साहित्य, दर्शन, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिकित्सा। साहित्य, दर्शन, चिकित्सा, इतिहास आदि की
साहित्य, चिकित्सा, दर्शन, इतिहास आदि की पुस्तकों के बने बनाए वर्गांक दिए हैं। आदि की पुस्तकों के बने बनाए वर्गांक दिए हैं। अतः सीसी का यह भाग पूर्णतः परिगणनात्मक है। अतः सीसी का यह भाग पूर्णतया परिगणनात्मक है। अतः कोलन क्लासिफिकेशन का यह भाग पूर्णतया परिगणनात्मक है। इसके अंत में एक अल्फाबेटिकल इंडेक्स भी दिया गया है। इसके अंत में एक अल्फाबेटिकल इंडेक्स भी दिया गया है। इसके अंत में एक अल्फाबेटिकल इंडेक्स भी दिया गया है। सीसी में कुल 6 इंडेक्स है। सीसी में कुल 6 इंडेक्स है। कोलन क्लासिफिकेशन में कुल 6 अनुक्रमणिकाएं हैं। सीसी में कुल 6 इंडेक्स है। पहली है पार्ट 1 रूल्स के अंत में। पहली कहाँ है? पार्ट 1 रूल्स के अंत में। दूसरी है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जो कहाँ दिया है? स्पेस आइसोलेट के अंत में। स्पेस आइसोलेट के अंत में दिया है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। तीसरा क्या है बच्चों? जूलॉजी मेन क्लास के अंत में। और कहाँ है चौथा? बॉटनी मेन क्लास के अंत में। और पांचवा कहाँ है बच्चों? पार्ट 2 के अंत में मुख्य इंडेक्स। मेन इंडेक्स है वो पार्ट 2 के अंत में मुख्य इंडेक्स दिया है। एंड बच्चों लास्ट वाला छठा कहाँ है? पार्ट 3 के अंत में 6th इंडेक्स है। तो पार्ट 1 में कुल कितने इंडेक्स हो गए? पार्ट 1 में कितने हैं? पार्ट 1 में 4 इंडेक्स है। और पार्ट 2 में कितने इंडेक्स हैं? 1 इंडेक्स है पार्ट 2 में। एंड पार्ट 3 में 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स इन पार्ट 3। ये हमारा परिचय खत्म। इंट्रोडक्शन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। कभी कभी एक आधी बार इंडेक्स पूछ लिया, ज़्यादातर इंडेक्स पूछा जाता है इंडेक्स टू शेड्यूल। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा दैट इज दिस वन, मेन इंडेक्स। नाम मैं लिखा चुकी हूँ आपको। उतार लिया बच्चों?
ये मैंने इसलिए लिखवा दिया कि क्वेश्चन तो आता ही आता है। जूलॉजी और बॉटनी की जो टर्म्स है वो जूलॉजी बॉटनी में ही मिलेगी और किसी इंडेक्स में नहीं मिलेगी। जो स्थान है वो स्पेस आइसोलेट इंडेक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आप इंडिया, जापान, चेकोस्लोवाकिया ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा वो आपको? केवल इस इंडेक्स में, और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना है एवीज यानी बर्ड्स तो आपको कहाँ मिलेगा? जूलॉजी में। अगर आपको प्लांट्स की साइंटिफिक टर्म्स देखनी है वो बॉटनी में मिलेगी, यहाँ और कहीं नहीं मिलेगी। सारे इंडेक्स मतलब क्योंकि रंगनाथन छोटी बात पतली वर्गीकरण पद्धति बनाना चाहते थे तो एवीज एक ही जगह दिया है। आप 4 जगह ढूंढना, आप सोचोगे कि ये मेन इंडेक्स है, यहाँ से आप ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। जानवरों के साइंटिफिक नेम जूलॉजिकल इंडेक्स में, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम बॉटनी इंडेक्स में, स्पेस आइसोलेट स्पेस इंडेक्स में या ज्योग्राफिकल इंडेक्स में, और बाकी सेकंड पार्ट की इसके अलावा जो चीज़ें रह गई वो मेन इंडेक्स में। 3 को बातों को अलग कर दो, एनिमल्स को अलग कर दो, प्लांट्स को अलग कर दो, स्थान को अलग कर दो, फिर जो रह गई वो मेन इंडेक्स में। पार्ट 1 और 4 का तो पार्ट 1 और 3 का तो एक एक इंडेक्स है। 2 में 4 इंडेक्स हैं तो 4 में ध्यान रखिएगा रिपीटेशन नहीं है। प्रैक्टिकल वाले बच्चे जो भी हैं एनिमल्स जूलॉजी में ही ढूंढें, प्लांट्स बॉटनी में ही ढूंढें, स्पेस वाले ज्योग्राफिकल इंडेक्स में ही ढूंढें। अब हम नेक्स्ट और लास्ट चीज़ें करने वाले हैं। ये आपका ख़त्म पूरा हमारा जो कोलन का इंट्रोडक्शन है, दिस वन इज़ फिनिश नाउ। एंड अब मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊँगी। हेडिंग डाल लीजिए डेवलपमेंट ऑफ सीसी। कोलन वर्गीकरण पद्धति का विकास। कोलन वर्गीकरण पद्धति का विकास। हेडिंग डाल लीजिए जैसे मैं टेबल बना रही हूँ ऐसे टेबल बनाइए आप भी। डेवलपमेंट ऑफ सीसी। डेवलपमेंट ऑफ सीसी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का विकास। सीरियल नंबर बनाते जाइए साथ साथ में। ईयर, सीरियल नंबर, ईयर, कनेक्टिंग सिंबल, कैटेगरीज एंड पार्ट। कैटेगरीज एंड पार्ट। कैटेगरीज यानी श्रेणियां, और यहाँ पर आ गया आपका कनेक्टिंग सिंबल यानी योजक चिन्ह। और ईयर वर्ष है। अब पहला एडिशन कब आया बच्चों? 1933 में। कनेक्टिंग सिंबल क्या था? कनेक्टिंग सिंबल के रूप में जो यूज किया गया था दैट वाज
कोलन ओनली। कनेक्टिंग सिंबल इज केवल एक था और उसका नाम था कोलन। कैटेगरीज थी क्या? कैटेगरीज थी? नहीं थी। पार्ट कितने थे पहले भाग में? 3 भाग थे। वेरी गुड। दूसरा एडिशन कब आया? दूसरा एडिशन आया है 1939 में। योजक चिन्ह कितने थे? एक था। क्या नाम था योजक चिन्ह का? कोलन। इसके अलावा और क्या यूज किया था यहाँ पर? डेल्टा। योजक चिन्ह नहीं था। डेल्टा किसके लिए यूज किया था? मेन क्लास के लिए। और क्या था यहाँ पर? एक चीज और थी, टूल फेज रिलेशन। यहाँ पर टूल फेज रिलेशन के लिए किसका यूज किया था? टूल फेज रिलेशन के लिए टूल फेज रिलेशन यूज किया यहाँ पर। ठीक है। अब उसके बाद में कनेक्टिंग सिंबल कुछ नहीं था, कोलन ही था, टूल फेज रिलेशन भी था। तो अब ये यहाँ पर श्रेणियां, सेकेंड एडिशन में श्रेणियां आई, श्रेणियां थी, श्रेणियों का प्रतिपादन पहली बार हुआ था सेकेंड एडिशन में, लेकिन मूलभूत श्रेणियां नहीं थी। प्रतिपादन श्रेणियां क्या थी बच्चों? इंस्टीट्यूशन फैसेट पहली थी, इंस्टीट्यूशन फैसेट। दूसरी थी सब्सटेंस फैसेट्स, सब्सटेंस यानी पदार्थ। और तीसरी थी प्रॉब्लम फैसेट। तीसरी थी प्रॉब्लम फैसेट। भाग कितने थे बच्चों? 4 हो गए थे। 4 बार 4, पहले में 3, उसके बाद 4 बार 4। तीसरा एडिशन कब आया? 50 में। योजक चिन्हों की संख्या कितनी हो गई? कोलन और हाइफन। योजक चिन्हों की संख्या कितनी हो गई? 2। योजक चिन्हों की संख्या हो गई कोलन और हाइफन 2। यहां पर योजक चिन्ह थे 1, यहां पर योजक चिन्ह है 1। श्रेणियां सेम। श्रेणियां सेकंड में अगर बात करें तो यही थी सेम। कौन सी सेम? सेम थी। कौन सी सेम? सब्सटेंस फैसेट, प्रॉब्लम फैसेट और इंस्टीट्यूशन फैसेट। और पार्ट कितने हुए? तीसरे में भी भाग थे 4। चौथा एडिशन कब आया बच्चों? 4th एडिशन आया है हमारा 1952 में। योजक चिन्हों की संख्या कितनी हो गई? 5। कौन कौन से 5 हुए? कॉमा 5 योजक चिन्ह हुए। कौन कौन से 5 योजक चिन्ह हुए? कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट और हाइफन। तो योजक चिन्ह कितने हो गए? 5। योजक चिन्हों की संख्या 5 हो गई। कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट और हाइफन। और मूलभूत श्रेणियां कितनी हुई? पहली बार 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी थी? वेरी गुड। पहली बार 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया। और प्रतिपादन कब किया? प्रतिपादन 1944 में। और भाग कितने थे? 4। 4 बार 4 भाग होंगे। नेक्स्ट एडिशन कौन सा आएगा? हाँ,
हाँ वो भी आएंगे। पांचवा एडिशन आया अपना 1957 में, और 57 में 5 एडिशन में योजक चिन्हों की संख्या 5 से बढ़ के कितनी हो गई? 10। 10 कौन से हुए? कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, डॉट, हाइफन, और बताइए फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो, और कितने हुए? 1 2 3 4। फेज रिलेशन के लिए किसका यूज किया? 0 से 9 और स्मॉल ए से स्मॉल जेड। तो टोटल कितने हो गए? योजक चिन्हों की संख्या 5 से बढ़कर हो गई 10। और यहां पर क्या हुआ? एनेक्स मेन क्लास कौन सी थी? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर मेन क्लास का प्रतिपादन भाग कितने थे बच्चों? 4 बार 4। अब कौन सा एडिशन आ गया हमारा? छठा एडिशन कब आया है? छठा एडिशन आया है हमारा 1960 में। 1960। क्या इसमें क्या हुआ है? योजक चिन्हों की संख्या क्या थी? सेम 10 ही थे। और यहां पर क्या हुआ छठे एडिशन में? T2 और S2 का प्रयोग, यानी T2 और S2 यानी कि स्थान व समय पक्ष के द्वितीय स्तर का प्रयोग। स्थान व समय पक्ष के द्वितीय स्तर का प्रयोग। भाग कितने रहे बच्चों? 3 हो गए। अब हम आते हैं, कौन सा एडिशन आएगा? 6 रीप्रिंट। 7 नंबर में हम कौन सा एडिशन लिखेंगे? 6th रीप्रिंट। और वो आया है 1963 में। 6th एडिशन ही है, 6th एडिशन हुआ है रीप्रिंट। 2 बार फिर से भी रीप्रिंट हुआ है। कब कब हुआ है? 64 और 1969 में 2 बार और हुआ। योजक चिन्ह कौन से बढ़ गए? पहली बार टाइम के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग। ये किया भी 1964 में था। टाइम के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का। तो योजक चिन्ह कितने हो गए? 10 + 1। योजक चिन्ह कितने हो गए आपके? 11। रेड कर देती हूं जिससे आपको ध्यान रहे कि योजक चिन्हों की संख्या हो गई 11। और क्या हुआ इसमें? एनेक्सर का प्रयोग। सबसे पहली बार एनेक्सर का प्रयोग या परिशिष्ट ये पूछा जाता है। एनेक्सर यानी परिशिष्ट भी इसी एडिशन में प्रयोग किया गया। और भाग कितने थे? कितने भाग थे बच्चों? 3। वेरी गुड। अब बच्चे वो 4th एडिशन है, 4th में ही है। और नेक्स्ट और लास्ट अपना आ गया है एडिशन नंबर, कौन सा एडिशन आएगा? 1987 में 7वां एडिशन। यहाँ 8 आ रहा है लेकिन आपका एडिशन है 7। ये फर्स्ट एडिशन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रीप्रिंट। 7 इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। पूरी लाइनें गई क्या हमारी? नहीं भाई, इसको ऐसे ही लगाऊंगी मैं, है ना। अब इसको 6 रीप्रिंट, ये हट गया बस, ठीक है। यहाँ पर 6 रीप्रिंट कर देती हूँ ना मैं।
कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और यहाँ पर 7th आ जाएगा। (1987) में आया। योजक चिन्हों की संख्या कौन कौन से योजक चिन्ह बढ़े? एम्परसेंड और एस्टेरिक और डबल इन्वर्टेड कॉमा और इक्वल टू और प्लस। 5 योजक चिन्ह जुड़े, एम्परसेंड, एस्टेरिक, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इक्वल टू एंड लास्ट वन इज प्लस। तो ये 11 प्लस 5 कितने हो गए योजक चिन्ह? कितने हुए? 16। लेकिन 2 हटाए। कौन से 2 हटाए? -0 से 9 और स्मॉल a से z हटा दिया, तो योजक चिन्हों की संख्या रह गई 14। योजक चिन्ह हमारे 11 थे, 11 में ये 5 जोड़े, 1 2 3 4 और 5। 5 जोड़े और 2 हटा दिए। कौन से 2 हटाए? माइनस जो दिख रहे हैं आपको। कौन से 2 हटाए हमने? जो 2 माइनस में दिख रहे हैं, 0 से लेके 9 और a से z। तो कुल योजक चिन्हों की संख्या रह गई 14। और क्या था कैटेगरीज में? कई सारी कैटेगरीज हो गई। 1p1 1m1, 2p1 2m1, 1p2 2m2 या 1m1 तो 2e1। इतनी सारी श्रेणियां हो गई कि श्रेणियों की जटिलता के कारण ये अधूरी है। यह अधूरी है अभी भी, इसलिए इसका यूज नहीं होता। और इसके भाग कितने हैं? 5। 5 भाग मैंने लिख लिए। हाँ, क्या था? सेकंड सेक्टर नोटेशन। हाँ, वो तो मैं लिखवा चुकी हूँ में। ऐसे तो ये भाग भी लिखवा आपको। ये दिस वन इज कॉल्ड सेक्टर नोटेशन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेक्टर नोटेशन ही है। ये सारा सेक्टर मुझे लगता है समझ आएगी। ये याद करनी है आपको पूरी टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।